हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एआर पब्लिकेशन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो आपका स्वागत है इस नए लेक्चर में। किसके? हम शिवास बुक को आपके कर रहे हैं एआर पब्लिकेशन के द्वारा। शिवास बुक आपके एक लाई गई है जीएस जीके के लिए, एंड उसमें हमने जो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका क्या स्टार्ट करा है, पॉलिटी स्टार्ट करा है। तो देखो, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लेक्चर अब तक हुए हैं वो सारे आप लोग देखते हुए चले। आई नो एग्जाम्स हैं काफ़ी बच्चों के, ऐसा कमेंट भी कर रहे हैं, तो जिस वजह से नहीं देख पा रहे हैं। टाइम मिले, कोई भी टॉपिक ऐसा आपको लगे कि ये मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है या फिर मेरा तैयार नहीं है, तो डेफिनेटली देख लो। और अभी अभी फंडामेंटल राइट के लेक्चर लास्ट 2 गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको तो एक बार देख ही लो एग्जाम वगैरह देने जा रहे हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारी शिवास की बुक, आई होप आप सब लोगों के पास नहीं होगी, और जिनके पास नहीं है प्लीज़ परचेज़ कर लीजिए। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस रखा गया है, आप जहाँ भी हैं वहाँ पे मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इन सब से। ठीक, तो शिवास बुक में सबसे पहले हमने पॉलिटी अपनी स्टार्ट करी है, बाकी धीरे धीरे हम सारे और भी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि और दूसरा, उसके लिए देखो आपको भी तो थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा मतलब देखा जा रहा है कि बच्चे प्रॉपर लेक्चर नहीं देख रहे हैं। ठीक है, शुरू में तो देखते हैं थोड़ा सा, फिर नहीं देखते हैं। तो अदर चैप्टर्स, सॉरी, अदर सब्जेक्ट्स भी कराए जाएंगे, बट उसके लिए आपका सपोर्ट भी उतना ही ज़रूरी है। आ रहे हैं आप, वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी कर दो यार, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अगली जब वीडियो आएगी तो आपको पता भी होना चाहिए ना, तो उसके लिए सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। ये है हमारी पॉलिटी का इंडेक्स, और पॉलिटी में आपका देखो भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान के स्रोत, विशेषताएं, प्रस्तावना, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता एंड हमारा मौलिक अधिकार, इतने टॉपिक्स आपके ख़त्म हो गए हैं और 10 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये आपका हमारा कौन सा लेक्चर रहेगा? सॉरी, हमारी 9 क्लासेस हो चुकी हैं और ये हमारा 10th लेक्चर है, जिसमें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम बात करेंगे। ठीक है, बाकी देख लीजिए, ये आपके टोटल जो टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ टॉपिक्स, वो हमारे 22 हैं। इसी तरीके से हमारा जनरली क्या है, एक टॉपिक की एक क्लास है, अगर कुछ बड़ा है तो उसमें हम 2 क्लास भी ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद ऐसे ही आपके अदर सब्जेक्ट भी चलेंगे, हिस्ट्री हो गया और हमारा ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सारे आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट कराए जाएंगे। एंड उसके अलावा भी हम आपको और भी वीडियोस लेके आएंगे, और भी लेक्चर्स लेके आएंगे, जिसमें आपका सॉल्यूशन वगैरह देना हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ज़्यादा कराने होंगे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, तो वो सारी चीज़ें भी हम कराएंगे। ठीक है, उसके लिए मेन मोटिवेशन वही है, आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपका कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये सभी कर लीजिए। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक का नेम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल तक हम आपके कहाँ पहुँच गए थे? हमने देखा था, हमने पार्ट 3, हम क्या संविधान को डिस्कस कर रहे हैं, और इस संविधान का हमने पहला, दूसरा, तीसरा भाग देख लिया है। तीसरे भाग में लास्ट ही देखा था हमने क्या, हमारा फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार हमने देखे थे। आज हम क्या चौथे भाग पर पहुँच गए हैं, जिसमें क्या है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे हम। क्या फंडामेंटल, सॉरी, डीपीएसपीज हम इनको देखेंगे, और ये आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल राइट 35 पे खत्म हो जाता है, 35 के बाद 36 से 51 भाग 4 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखने को मिलेंगे। इस पे हम वापस आएंगे, पहले थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट वही है हमारा, क्या है, ये आपके एक प्रकार की गाइडलाइन है। जैसे कल हमने देखा था कि सिंपल समझते हैं, कल वाली क्लास पे एक बार जाते हैं। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को हम देखते हैं कि कोई भी सरकार जब कानून बना रहा है, राज्य कानून बना रहा है, राज्य के अंदर क्या क्या आता है, स्टेट, वो भी हम कल देख चुके हैं। ठीक है, तो जब कोई कानून बनाया जा रहा है, कोई नीति बनाई जा रही है, तो फंडामेंटल राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार गिवन है, उनको आप छीन नहीं सकते। कोई भी कानून बनाओ बशर्ते, लेकिन ध्यान में रखो कि ये जो है हमारा, कोई भी आपका मौलिक अधिकार छीनना नहीं चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की कानून बनाने की शक्ति को वो कम कर रहे हैं, दायरा बना रहे हैं उसका। और वहीं मैं बताऊं इसको कि जो डीपीएसपीज है हमारे नीति निर्देशक तत्व, तो ये क्या कहते हैं कि जब भी आप कोई कानून बना रहे हो तो ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है भाई, इतने इतने पॉइंट्स हमने दे रखे हैं। जब आप बना रहे हो, कोई भी नीति बना रहे हो, कोई भी कानून ला रहे हो, तो एक बार इन पे नज़र मान लो कि ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा हो जाए उतना बढ़िया है। ठीक है,
एक प्रकार के ये क्या है, एक तरीके की विश लिस्ट है। हम सबकी विश लिस्ट होती है, यार ये खरीदना है, वो खरीदना है, अमेजोन मिंत्रा सब पे आपकी विश लिस्ट बनी होगी। तो ये विश लिस्ट है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा पैसा आता जाएगा, ज़्यादा संसाधन आते जाएंगे, आप क्या उनमें से एक एक चीज़ उठाते जाओगे, सेम इतना है। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों में क्या नहीं करना है वो बता रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए भाई। और इसमें बता रहा है आपको इन पॉइंट्स को धीरे धीरे लेते चलो। वही हो गया जैसे आप पैसे वाले बनते जाते हो तो पुराने जीवन की कुछ चीज़ों को छोड़ते जाते हो। ठीक है, ये डीपीएसपी वो है पॉजिटिव इन नेचर, इनको सकारात्मक भी कहा जाता है। ठीक, तो क्या है, ये गाइडलाइंस है, एक प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं, मार्गदर्शक की तरह काम करते हैं कि कोई कानून ला रहे हो तो देख लो इनमें से फॉलो हो रहा है, कुछ चीज़ें ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। ठीक, और जब संसाधन हो जाएंगे तो उसको हम मौलिक अधिकार बना देंगे कि अब तो इसको करना ही करना है, अब तो इसको छीन ही नहीं सकते। जैसे कि हमने कल देखा था राइट टू एजुकेशन, क्या वो पहले था? राइट टू एजुकेशन पहले हमारा मौलिक अधिकार नहीं था, हमने उसको बाद में बनाया क्योंकि अब हमको दिखा था हमारे पास संसाधन हो गए। ठीक है, और क्योंकि इसके अंदर लिखी हुई चीज़ों को लागू करने के लिए, लीगल बनाने के लिए क्या ज़रूरत है भाई? बहुत पैसे की ज़रूरत है। आपके देश के पास पैसा होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा विकसित होने चाहिए, तब उन चीज़ों को हम लागू कर सकते हैं। ठीक है, और मौलिक अधिकार क्या है? वो तो जीने के लिए, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए ज़रूरी है एक नागरिक पे कुछ अधिकारों का होना, ताकि जो आपकी सरकारें हैं वो हावी ना हो जाए। आई होप क्लियर होगा यहाँ से। अब ये देखते हैं किसने सजेस्ट किया था। ये BN राव जो हैं उन्होंने सजेस्ट किया था। क्या सजेस्ट किया था? कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनको जस्टिसिएबल बना देते हैं, यानी कि न्यायिक होंगे, और जो हमारे DPSP हैं उनको हम क्या बना देते हैं? नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि गैर न्यायिक। अब यहाँ समझ लेते हैं, जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जैसे कि सरकार ने कोई भी नीति या कानून बनाया जिसमें आपके किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश की, आप सीधे कहाँ पहुँच जाओगे? आप पहुंच जाओगे भाई कोर्ट में। या किसी व्यक्ति ने भी आपके मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की, ठीक है, तो आप कोर्ट जा सकते हो और अपना आपको न्याय मिलेगा प्रॉपर। क्यों ऐसा क्यों किया? वहीं अगर हम DPSP की बात करें, अगर कोई भी DPSP कोई गाइडलाइन, जैसे कि शादी के बाद तो जैसे आपकी लव मैरिज हो जाती है, अरेंज मैरिज भी हो जाती है, तो आप जब तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो भाई आप लायबल नहीं हो, उसकी बस लिस्ट पूरी करो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन शादी के बाद एक बारी उसकी विश लिस्ट को पूरा करना ज़रूरी है, नहीं तो बखेड़े हो जाएंगे। तो वही चीज़ है। ठीक है, DPSP में जो चीज़ें दी हैं उनको नहीं भी पूरा कर रही है सरकार, कोर्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक, फंडामेंटल राइट नहीं पूरा कर रही है तो बेशक कोर्ट में जा सकते हो। तो वही न्यायिक और गैर न्यायिक है। आगे समझ। अगला आ जाता है हमारा एम क्या था? हम लोगों को जस्टिस, न्याय देना चाहते थे। यार कितनी प्यारी प्यारी चीज़ है। इक्वालिटी, समानता लानी है हमको समाज में। एंड सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि समाज का सामाजिक और आर्थिक कल्याण करना, ये हमारे बेसिक उद्देश्य थे, जिसकी वजह से हमने DPSP को क्या हम अपने संविधान के अंदर हमने लाया उसको। ठीक है, और एक चीज़ जान लेते हैं ये आया कहाँ से। तो हम इसको आयरलैंड से लेते हैं। कहाँ से? आयरलैंड से हमने DPSP को उठाया है। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे आयरलैंड ने कहाँ से उठाया था? आयरलैंड ने भी इनको कहीं से इंस्पायर हुआ था। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ कि आयरलैंड ने जो आपका DPSP है, आयरलैंड, इन्होंने कहाँ से लिया था? पहला क्वेश्चन है ये हमारा, कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि आयरलैंड ने DPSP कहाँ से लिए थे। ठीक है, अब आ जाता है हमारा फिर तेज बहादुर, एक सप्रू कमेटी है जिसने भी बोला कि नॉन जस्टिसेबिलिटी की बात कर दी कि हमारे जो DPSP बन रहे हैं वो क्या है? नॉन जस्टिसेबल, गैर न्यायिक होने चाहिए, कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा। अब सीधे हमने क्या बात करी? हम आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे थे? 36 से लेके 51 तक की बात कर रहे थे। 36 से 51। एक और हम तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं कि DPSP और फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। बेसिक डिफरेंस देखो यही है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अधिकार हैं जिनको नहीं छीना जा सकता। DPSP वो हैं जिनको बस ध्यान में रख के आपको कानून और न्याय की प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। इतना सिंपल सा डिफरेंस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आर्टिकल 36 और 37 को देख लेते हैं। कल हमने बात किया था जब हम 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे, तो हमने देखा था 12 में कोई भी आपका अधिकार नहीं था। 12 में उस बॉडी की बात हो रही थी, उसकी बात हो रही थी जो आपका कानून को बनाता है, जो आपकी नीतियों को बनाता है, यानी कि स्टेट, राज्य की बात। सेम यहाँ इन्होंने फिर से कर दिया।
ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे भी आर्टिकल 36 में आपका कोई भी डीपीएसपी नहीं है। ये क्या है, स्टेट को डिफाइन यानी कि राज्य को डिफाइन कर रहा है। ये वो राज्य नहीं है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वो नहीं है ये। और ये सेम वैसा है जैसे हमने आर्टिकल 12 में, हम अनुच्छेद 12 में राज्य की डेफिनेशन को देख कर आए थे। नहीं देखा है तो मौलिक अधिकारों का देखो लेक्चर जाके देख लो, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने ऑलरेडी 75+ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराए थे, साथ ही सिर्फ हमने थ्योरी नहीं पढ़ी थी। वही हमारा बेसिक अप्रोच रहता है, पहले हम थ्योरी करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक, तो हम देख लेते हैं आगे। तो हमारा अनुच्छेद जो 36 दिया है उसमें आपका डिफाइन करा है राज्य को, सेम उसी मैनर में जैसे अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों में राज्य को डिफाइन किया हुआ है। अब आर्टिकल 37 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 37 क्लियरली बोलता है पहले ही कि नॉट एनफोर्सिएबल बट फंडामेंटल टू गवर्नेंस, यानी कि अनुच्छेद 37 क्या है, लागू नहीं है पर शासन के लिए मूल है। सेम बात है, जैसे हमारी आय बढ़ती है, जैसे हम सबके दिमाग में ना एक अपनी लाइफ है कि मेरे को ये चाहिए, मुझे ना, ठीक है, ये वाली कार चाहिए मुझे, मतलब ऐसा घर चाहिए, इस जगह पे चाहिए, ये नौकरी चाहिए, ये सारे हमारे ना सपने होते हैं। जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज आने लगते हैं वैसे वैसे हम चीज़ों को लेने लगते हैं कि ठीक है आज मेरे पास इतना पैसा आ गया तो मैं इस लिस्ट में से क्या एक कार ले सकती हूँ, ठीक है ना। और वैसे ही हम आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे जैसे आपको लगता है कि अब मेरी हैसियत ये हो गई है, उसको एक को किसी को उठा लेते हो आप। तो मतलब सेम वही चीज़ है, ये फंडामेंटल है। आपने अपने दिमाग में एक स्ट्रक्चर बना रखा है, सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, ये चीज़ें जैसे जैसे आपके पास मतलब साधन बनते जाएंगे आप उनमें से एक एक करके उठाते जाओगे, सिंपल इतना सा है। ठीक, तो अनुच्छेद 37 की बात करूं तो 37 वो कह रहा है कि ये जो है लागू कैसे, एनफोर्सिएबल नहीं है, कोर्ट में लागू नहीं है, लेकिन शासन के लिए एक तरीके से मूल है। आगे समझ में, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ मैं, मुझे नहीं लगता इसके बाद अगर आप, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो होता है ना, अगर एक बार ही क्लियर हो गया तो आप चीज़ों को भूलोगे नहीं। फैक्ट्स वाली चीज़ें रटना जो हो गया कि इस आर्टिकल में क्या है वो मे भी भूल जाओ, लेकिन एक बार ये कॉन्सेप्ट है क्या, कहना क्या चाह रहा है, और वहाँ से अगर सवाल डायरेक्ट नहीं भी आता है ना, आपको एग्जाम में आ गया तो आप एलिमिनेट करके दिमाग लगा के कहीं ना कहीं आंसर ढूंढने की कोशिश कर लेते हो। ठीक है, अब हम कुछ एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं कि जब डीपीएसपी आए थे हमारे संविधान में, हम लेकर आए थे उसको, तो कुछ जो आपके एक्सपर्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल, उनके क्या राय थे। तो B.R. अम्बेडकर ने कहा था देखो कि नीति निर्देशक तत्वों का सर्वोच्च महत्व ये आर्थिक लोकतंत्र के लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, यानी कि डायरेक्टर प्रिंसिपल हैव सुप्रीम इंपॉर्टेंस, बहुत ज़रूरी है भाई ये। दे डिफाइन द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, वही आर्थिक की तो बात है सारी, पैसों की तो बात है सारी, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे देश में पैसा आता है लोगों को इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी मिलती जाएगी। अभी हमारे पास पॉलिटिकल राजनीतिक लोकतंत्र है हम, ठीक है, धीरे धीरे पैसा आएगा, हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी देते जाएंगे। अगला ग्रैनविल ऑस्टिन, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये, इन्होंने बोला था कि डीपीएसपी आदि मीन्स टू अचीव द सोशल रिवॉल्यूशन, नीति निर्देशक सामाजिक क्रांति प्रदान करने का एक शासन है। अब इसको भी बहुत ज़्यादा खोल के नहीं पढ़ना है हमको, बस इतना याद रखिए। B.N. राव ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था नीति निर्देशक तत्वों का राज्य के लिए शैक्षिक महत्व है, यानी कि एजुकेशनल वैल्यू फॉर दी स्टेट अथॉरिटीज़, मेनली इसमें सबसे ज़्यादा अगर याद रखना है तो B.R. अम्बेडकर का रखिए। बाकी ये भी देखो दोनों ही पूछ लिए जाते हैं, कुछ नहीं पता, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे जो आपके नीति निर्देशक तत्व उनको हमने कैटेगराइज कर रखा है, क्या कर रखा है, हमने डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो क्या है हमारा, सबसे पहले गांधीयन प्रिंसिपल पे, यानी कि गांधीवाद सिद्धांत के अंदर कौन कौन से हमारे, क्योंकि गांधी जी एक अलग ही प्रकार का देश चाहते थे। जब देश आज़ाद हो गया तो उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया था भाई कि अब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म कर दो, इतना तक बोल दिया था। वो कुछ और ही स्वराज्य चाहते थे, वो राम राज्य चाहते थे जहाँ कोई स्टेट ही नहीं है, ठीक है, बट वो चीज़ें नहीं हो सकती थी। तो हमारा जो है गांधीयन प्रिंसिपल उनका था, गांव में क्या, गांव के लोगों को अपने प्रकार से राज्य करने का अधिकार हो, ठीक है, अपना उनकी सरकार हो, ये सारी चीज़ें, काव के प्रति मतलब एनिमल्स, काव स्लॉटर नहीं होना चाहिए, ऐसे उनके बहुत सारे सिद्धांत थे। तो डीपीएसपी को कुछ हमने किस में डाला, गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर, कुछ आपके लिबरल यानी कि उदारवादी सिद्धांत के अंदर डीपीएसपी है, ठीक है, कुछ आपके सोशलिस्टिक यानी कि समाजवादी सिद्धांत के अंदर। तो ये आर्टिकल्स एक बार याद रखिए गांधीयन में 40, 43 B, 46, 47, 48,
ठीक है, कभी भी ऑप्शन में 30 से दे दे तो गांधीयन के अंदर नहीं आएगा, गांधी के अंदर सारे 40 to 48 देखने को मिल जाते हैं। लिबरल के अंदर 44, 45, 48, 49, 50, 51, ठीक है। एंड हमारे आर्टिकल सोशलिस्ट के अंदर समाजवादी के 38, 39, 41, 39A, 42, 43, 43A एंड 47। और जितने भी ये ए वाले हैं ना, पीछे जो कैपिटल लेटर लगे हुए हैं, ये जो आपके हैं जो हमारे सिद्धांत हैं, ये जो है आपके जब हमारा संविधान लागू हुआ था, जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, मूल संविधान था, उसमें नहीं थे। फिर आपकी इंदिरा गांधी जी आती हैं, उन्होंने इतना बड़ा लंबा चौड़ा संविधान में संशोधन किए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976, उसमें उन्होंने कुछ डायरेक्ट प्रिंसिपल्स को ऐड किया था। वो यही सारे एक 43B, 48A, 39A एंड 43A, ये सारे आपके ऐड करे थे, ठीक है। आई होप क्लियर करके चल रहे होंगे सारी चीज़ें। अब हम एक एक करके देखते जाएंगे आर्टिकल। देखो आर्टिकल 36 हमने देख लिया, 36 में राज्य को डिफाइन करा है। 37 हमने देख लिया कि लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 38, ये क्या कह रहा है। आर्टिकल 38 बोलता है कि प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर विद सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। यानी कि लोगों के कल्याण को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने को बढ़ावा देना, आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करना, कि जो भी इनइक्वालिटी है, असमानताएं हैं, उनको कहीं ना कहीं हम जो है इस डायरेक्ट प्रिंसिपल के थ्रू कम करेंगे। ये बेसिकली डायरेक्टर प्रिंसिपल का क्रक्स बता रहा है कि वो हैं क्या, वो क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके उद्देश्य को बताने की कोशिश कर रहा है। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 38, ठीक है। आर्टिकल 38 बता रहा है मोटो क्या है, एम क्या है हमारा, हम क्यों ला रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं इनको लाके, इतना याद रखिएगा। इसके अंदर कोई सिद्धांत नहीं है, बस ये एम पूरा क्या है हमारा, क्या उद्देश्य है, उसको बता रहा है, ठीक है। आर्टिकल 39, 39 की हम बात करें तो 39 बोलता है कि पर्याप्त आजीविका सुनिश्चित करना, कि लोगों के पास प्रॉपर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। साथ ही संसाधनों को वितरित करना, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं पे देखो संसाधनों को हम वितरित करेंगे, किसी जगह पे सूखा है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे अनाज ही नहीं उगता है, तो ये सरकार का काम बनता है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि प्रॉपर लोगों को संसाधन सारे मिल सकें, ठीक है। कहीं पे बहुत अनाज हो रहा है, दूसरी जगहों पे नहीं जा रहा है, ऐसे बहुत किसी भी संसाधन की हम बात कर सकते हैं कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हर देश के नागरिक के लिए, हर किसी के लिए। इतनी सिंपल सी बात है। उसके लिए क्या है, सरकार पॉलिसी लाएगी, धीरे धीरे लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती जाएगी, ताकि वही चीज़ हो गई ना, असमानता कम हो रही है, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वही आगे हमारे प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ऐसा ना हो भाई कि देश में एक ही अंबानी के पास ही सारी प्रॉपर्टी आ जाए। जैसे ही ऐसे होगा, सरकार क्या करेगी, कुछ टैक्स लगा देगी उस पर और पैसे को ले लेगी। अब उस पैसे को लोगों के वेलफेयर में धीरे धीरे करके उनमें बांटना शुरू करेंगे। जैसे हमारा PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखने को मिलता है, हम सबको राशन पानी मिलता है ना, वो क्या है, वो एक तरीके का DPSP के अंदर ही तो आता है। DPSP को लागू कर दिया कि लोगों में रिसोर्सेज का बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या आता है हमारा, क्या, कंसल्टेशन ऑफ वेल्थ को रोकता है ये। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि मतलब कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, कोई आदमी काम कर रहा है, कोई औरत काम कर रही है, भाई दोनों अगर 10 घंटे काम कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, किसी भी काम के अंदर, तो उनको क्या है, बराबर ही रोजगार, बराबर ही पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों काम बराबर कर रहे हैं। तो इक्वल काम के लिए, बराबर काम के लिए बराबर वेतन का क्या हम अरेंजमेंट करेंगे। साथ ही क्या है, श्रमिकों के स्वास्थ्य की व्यवस्था, यानी कि जो आपके वर्कर हैं उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, और बच्चों और युवाओं के शोषण को रोकना, इसके लिए भी सरकार लाती नहीं है यार। पॉस्को आया था, शोषण को रोकता है किसी प्रकार से के जो होता है वर्कर्स में के लिए प्रति जो शोषण होता है उसको रोकने। तो गवर्नमेंट इन DPSP को लागू करने के लिए टाइम टू टाइम नीतियाँ बनाती रहती है, देखते ही हो आप। अब आर्टिकल 39A की बात करें, और 39A जो है ये हमारा संविधान संशोधन के थ्रू ऐड किया गया था, ये मूल संविधान में नहीं देखने को मिलता है। 39 से क्या कहता है, समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, यानी कि फ्री लीगल एड। अब मुझे यहाँ बताओ, क्या फ्री लीगल एड की हमने बात करी थी, फ्री लीगल एड की फंडामेंटल राइट वगैरह में भी।
ठीक है। तो फ्री लीगल एड यानी कि अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो ऐसा नहीं हो कि उनको न्याय ही नहीं मिले, वो कोर्ट कचहरी नहीं जा पाए, उसके लिए नालसा वगैरह हो गए। ठीक है, हमने कोर्ट्स वगैरह सेटल करने शुरू करें ताकि डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, तो ये जो है हमारा फ्री लीगल एड, सबको कानूनी सहायता मुफ्त में मिलनी चाहिए। जैसे कल हमने देखा था एक फंडामेंटल राइट है जो कहता है हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपना वकील हायर कर सकता है, लेकिन वहाँ पे वो मौलिक अधिकार आपका किस केस में, सिर्फ और सिर्फ हमको क्रिमिनल केस में देखने को मिलेगा। किसमें? क्रिमिनल केसेस में, जहाँ भयंकर क्राइम, सिविल केसेस में नहीं, किसी का मर्डर करा है वहाँ मिलेगा। ठीक है, जो आपके कैसे केसेस हैं, मतलब सिविल केसेस हो गए, टैक्स चोरी और भी प्रकार के जो सिविल केसेस हैं उनमें नहीं मिलता है आपको। तो वही है, धीरे धीरे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज होंगे हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे। आर्टिकल 40 ये हमारा गांधी जी का बहुत बड़ा एक तरीके का पॉलिसी थी, सिद्धांत था कि भाई ग्राम राज्य होना चाहिए, स्वराज्य होना चाहिए, लोग अपने आप से राज्य करें। तो जो विलेज पंचायत है हमारी, ग्राम पंचायतों का, अब देखो आप, ये आपका डीपीएसपी था, तो अब जैसे जैसे अब सरकार को लगा कि अब हम इतने सक्षम हो गए भाई, अब इसको क्या है, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते हैं। फिर हमारा 73rd और 74th संविधान संशोधन आया, उसमें क्या है, अब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत करते हैं। ठीक है, ग्राम लेवल पे आपके इलेक्शन होते हैं, आपका प्रधान चुना जाता है। आगे समझ में, तो यहाँ से देख सकते हो, जैसे सॉरी ये नहीं, ये वाला हमारा आर्टिकल 40 अब हमने लागू कर दिया, ले आए हम उनके उसके लिए कानून, वही है। ठीक है, सिक्योर द राइट टू वर्क, अगला हमारा आर्टिकल 41 41 की 40 आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना 40 विलेज पंचायत की बात कर रहा है, ग्राम पंचायतों की। अगला आ रहा है हमारा आर्टिकल 41, ये बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो 41 के अंदर क्या, राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। मनरेगा में गारंटी है आपको काम देगी सरकार, कितने घंटे देगी आप बताओगे मुझे। ठीक है, तो वो किसके अंदर है, वो डीपीएसपी तो है। अब 365 दिन तो नहीं देती है काम, जितना पैसा है भाई देश के पास, जितने संसाधन है उतना प्रोवाइड करेगा। तो वो कितने दिन, 100 डेज देते हैं ना मिनिमम, कितना देते हैं। ठीक है, तो काम करना अधिकार है लोगों का, वो आपको क्या देती है सरकार, 100 दिन के लिए है ना, तो 100 दिन आपका काम मिलेगा सरकार की तरफ से। ठीक है, बीमारी और अक्षमता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। तो ये हमारे आर्टिकल 41 के अंदर देखने को मिल जाता है। अब 42 की बात करते हैं। 42 आर्टिकल क्या कहता है, प्रोवाइड जस्ट एंड इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीव, यानी कि उचित और मानवीय कार्य की स्थिति और मातृत्व राहत प्रदान करना। मैटरनिटी लीव मिलती है, कोई भी महिला प्रेग्नेंट है, मतलब डिलीवरी होने वाली है, किसी बच्चे को जन्म देने वाली है, मैटरनिटी रिलीव 6 महीने छुट्टी पे रहेगी, पेड लीव, पैसा मिलेगा और छुट्टी पे रहेंगी। ठीक है, बट चीज़ें उतने अच्छे से लागू नहीं हो पाते। प्राइवेट में जैसे ही पता चलेगा कि कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो भाई कुछ ना कुछ करके उसको पहले से ही निकाल देंगे, क्योंकि उनको 6 महीने उसको पैसा देना पड़ेगा। नेगेटिव चीज़ देख रहे हो इसकी, 6 महीने पहले उसको मतलब कुछ टाइम पहले ही निकाल देंगे किसी भी तरीके से, ताकि उसको 6 महीने का फ्री में ना भरना पड़े। ठीक, तो मैटरनिटी रिलीफ हम ले आए, कानून जो लिखा था हमारा डीपीएसपी उसको लागू कर दिया हमने, सिंपल बात है, आज आ गए हमारे पास पैसे। ठीक है, अगला हम आर्टिकल 43 देखते हैं, और साथ ही इसमें जस्ट इन ह्यूमन की किसी से काम करवा रहे हो तो कम से कम उसको अच्छा मतलब क्या दोगे आप, ह्यूमन कंडीशन में, ऐसे नहीं गाय घोड़ों की तरह आप काम नहीं करवा सकते हो। ठीक है, आर्टिकल 43 की बात करें, 643, तो ये कहता है कि श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य मजदूरी, यानी कि लिविंग वेज, कम से कम इतना तो चाहिए भाई कि इंसान काम कर रहा है तो जीवन जीने के लिए अगर उसको रोज का 200 रुपया लग रहा है कि खाना खा ले, वो अच्छे से जी ले, आ जा ले, तो उसको उतना तो दो। मिनिमम लिविंग वेज है हमारे यहाँ, लेकिन नहीं दी जाती है, फिर भी कानून है इसके ऊपर भी। ठीक है, डिसेंट वर्किंग कंडीशन, जहाँ काम कर रहा है इंसान वहाँ की कंडीशन अच्छी, उचित कार्य स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, कुटीर उद्योगों को प्रमोट, कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी हमारा गांधी जी का सपना था, तो ये भी गांधीयन में आता है, अभी पढ़ के आए थे ना। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें मेनली आर्टिकल 43 में आप किसको याद रखिएगा, ये आपका पूछ लिया जाता है, कॉटेज इंडस्ट्री वाला। तो 43 में कॉटेज इंडस्ट्री की हम क्या बात करते हैं। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है हमारा आर्टिकल 43A है। ये क्या बात कर रहा है, उद्योगों में प्रबंधन और श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, यानी कि जो हमारे काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, जो लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है,
ओके, इतना याद रखिएगा, ये भी आपका पूछ लेता है। अगला है हमारा आर्टिकल 44। ये क्या कह रहा है? पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, यानी कि यूनिवर्सल सिविल कोड, सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे आज अब मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे, मुस्लिम के लॉ अलग है मैरिज के लिए एंड हिंदूज के लॉ अलग हैं, तो क्या है, हिंदू है चाहे मुस्लिम है, सबके लिए सेम लॉज होने चाहिए। कैसे सेम लॉ? इसी को पे काफ़ी विवाद भी देखने को मिला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब हम लेकर आएंगे तो काफ़ी ज़्यादा उस पर दिक्कत भी देखने को मिली थी। अब करंट अफेयर का आपका ये सवाल है कि किस राज्य ने या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश ने यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने यहाँ पे लागू कर दिया है? नाम बताओ उसका। कॉमेंट देखते हैं कितने ज़्यादा आप अवेयर रहते हो, ठीक है, करंट की चीज़ों को कितना फॉलो करते हो आप, देखते हैं। अगला हम बात कर लेते हैं, तो ये भी आपका पूछ लिया जाता है। देखो इसको याद करने की ट्रिक है, ऐसे करके याद कर लो। सब बराबर हैं, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड चलेगा भाई। तो 4-4 ऐसे करके भाई, बराबर बराबर 4-4 हमने बांट दिया, बस ऐसे याद करने के लिए, ऐसा कुछ है नहीं। आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 की बात करते हैं। प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, मतलब ये बात कर रहा है कि सभी बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। अब देखो ये हमारा डीपीएसपी था, जैसे ही हमको लगा कि अब हमारे पास संसाधन हो गए भाई, कल नहीं थे हमारे पास, हमने उसको फंडामेंटल राइट बना दिया, तुरंत ही हमने उसको मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर दिया 46 में संविधान संशोधन से। अब जो है क्या है, ये हमारा मौलिक अधिकार बन चुका है, ठीक है। तो ये 45 में दिया हुआ है हमारा। अगला देख लेते हैं, आगे आपका क्या कह रहा है। 46 यानी कि अनुच्छेद 46 ये बोल रहा है अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना, यानी कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है ये, ठीक है, उनको संरक्षण प्रोवाइड कर रहा है। कौन कर रहा है? हमारा आर्टिकल 46, इतना ही याद रखिएगा इसमें। 47 क्या कह रहा है? 47 बात कर रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा करना और औषधीय उद्देश्यों को छोड़कर नशीले पेय और ड्रग्स के सेवन पर प्रतिबंध लगाना। बट आज भी नहीं, हमारे शराब वराब यार खूब बिकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ड्रग्स हैं जो नहीं बिक सकते, ठीक। तो ये हमारा 47 बात कर रहा है क्या, पब्लिक हेल्थ को आपको इम्प्रूव, जो हमारी गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आती है ना, ठीक है, आंगनवाड़ी में भी आपको मतलब दाल वगैरह हो गई, मिल्क हो गया, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो क्या है, क्या उद्देश्य क्या है कि लोगों के स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, उनको पोषण प्रोवाइड करना है। तो ये हमारा न्यूट्रिशनल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है, ठीक है। और उसमें ये भी आ जाता है कि ताकि नशीले पदार्थ जो भी हमारे शरीर को नुकसानदायक है, उनको बेचने पर, उनकी बिक्री पर मार्केट में हमको प्रतिबंध लगाना है। और इसी के चलते बहुत सारे हम इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स पे प्रतिबंध भी लगा देते हैं, ड्रग्स पे, ठीक है। लेकिन शराब खूब बिकती है भाई, शराब से बहुत टैक्स आता है। शराब, आपको पता है कोविड के टाइम में क्या आलम लग रहे थे भाई, शराब की दुकान अगर किसी दिन खुल गई तो फिर बस सब लोगों की लाइन अलग से ही लग रही थी। वो नोटबंदी वाली से लाइन से ज़्यादा लंबी तो ये वाली लाइन थी। आर्टिकल 48 की बात करते हैं, चलिए। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना है, साथ ही पशु नस्लों का संरक्षण करना है हमारा और सुधार करना है, और गायों के वध पर प्रतिबंध लगाना है कि भाई आपको क्या है, काउ स्लॉटर को रोकना पड़ेगा। ये भी आपका गांधीयन है, ठीक है। तो हमारा क्या है, काउ स्लॉटर नहीं करोगे। बेसिकली ये एग्रीकल्चर और एनिमल से रिलेटेड अगर आपको दिख जाए कहीं पे तो आप आंख बंद करके कौन सा टिक मारेंगे, आर्टिकल 48 यानी कि 48। एनिमल हो गया चाहे हमारा क्या हो गया, एग्रीकल्चर, खेती या फिर पशुपालन। अगला 48A, ए आ गया मतलब संशोधन के थ्रू ऐड हुआ है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि अब आपको पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। ऐसी नीतियां बनाओ, ऐसी पॉलिसीज बनाओ, ऐसे कानून लाओ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके, पर्यावरण की रक्षा हो सके। ऐसे नहीं कहीं भी उठा के मुँह जंगल काट दिया। कोशिश यही करो कि जितना हो सके उसको बचाओ। अगर इसको मौलिक अधिकार बना दो, सोचो तुम क्या होगा सरकार का, भाई कहीं भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है, क्योंकि फिर जंगल नहीं काट सकते तुम। तो क्या है, पर्यावरण की रक्षा 48A में आपका ऐड किया गया था। आगे समझ, अगला देख लेते हैं। 3 बचे हमारे। 49 क्या बोला है, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस।
हमारे क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं की रक्षा करनी है। कल को जाके तुम इंडिया गेट को तोड़ फोड़ के नहीं आ सकते, ठीक है। क्या हमारी सरकार चाहे ऐसी कि चलो भाई इंडिया गेट को खेड़ के फेंक देंगे, अब कोई कहीं और मतलब उस पर डेवलपमेंट करेंगे, तो वो नहीं, ठीक है। तो क्या है हमारा डीपीएसपी कि हमको क्या करना है, हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, स्थान है और वस्तुओं की रक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय होने से बचाना है। अगला आ जाता है हमारा, ये भी आपका पूछ लिया जाता है, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक इंटरेस्ट, कि हमारी जो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग है। ये हमने और भी क्लासेस में जब हम बात कर रहे थे फीचर विशेषताओं की अपने भारतीय संविधान की, तब भी बात की थी मैंने कि जुडिशरी और आपकी क्या हमारी लेजिस्लेचर, न्यायपालिका और कार्यपालिका आपकी दोनों अलग अलग काम करती है, ठीक है। वो कानून बनाएगा, जुडिशरी आके अपनी चेक करेगी कि ठीक तो है, कोई आपका अधिकार वगैरह तो नहीं छीन रहा है, असंवैधानिक तो नहीं है। तो याद रखिएगा भाई, आर्टिकल ये पूछा जाता है 50 से याद रख लो, पावर को डिवाइड कर दिया, तुम अपने काम करो हम अपने काम करेंगे, 50-50 हो गया बंटवारा, ऐसे करके बस याद करने को कुछ भी बना लो, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं हम, लास्ट है हमारा अनुच्छेद 51। ये क्या बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध को बनाए रखना है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों का सम्मान बढ़ाना है, और जो है मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा। भाई सबसे लास्ट में पहुंचते पहुंचते देश खत्म हो गया, हम सीधे विदेशों में पहुंच गए। तो 51 आए, याद रखिएगा, हम कहाँ अब दूर निकल गए, देश की हो गई बात बहुत, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। क्या हमने सारे आर्टिकल्स देख लिए, क्या है डीपीएसपी हमने अच्छे से समझ लिया, सारी चीज़ें हमने देख ली। तो ठीक है, अभी हमने ये सारे आर्टिकल्स देख लिए, अब हम चलेंगे जो आपके अमेंडमेंट एक्ट, एक तो 42 हुआ था, और जितने भी अमेंडमेंट्स के थ्रू डीपीएसपीज को ऐड किया गया है उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है अमेंडमेंट में 42वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था हमारा, ये 1976 में हुआ था। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका देखने को मिला था क्या 39A, 43A एंड 48A, ये जो हमारे तीनों आर्टिकल्स थे जो डीपीएसपी थे, वो हमने संविधान संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन से जोड़े थे, ठीक है। 39A में क्या बात करी थी, 39A में बात करी थी इन्होंने सामान्य न्याय और निशुल्क विविध सहायता यानी कि फ्री लीगल एड की बात करी थी, ठीक है, कि भाई न्याय लेना सबका अधिकार है, लोगों पे क्या है, चाहे उन पे पैसा है, चाहे वो बेचारा कोई गरीब है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, ठीक है, चाहे कोई अमीर है उसको वो तो ले ही लेगा, उसके पास पैसा है। तो अभी तो ये डीपीएसपी ही है, ठीक है। आर्टिकल 43A क्या बात करता है कि भाई जहाँ पे काम कर रहे हैं, जो श्रमिक काम कर रहे हैं, उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए मैनेजमेंट में, ठीक है, प्रबंधन में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए। 48A ऐड किया था, क्या था इसमें, हमारा जो है पर्यावरण और उसका संरक्षण करना है, आपको सुधार करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट ऐसी ऐसी नीतियाँ बनाए, पॉलिसीज़ बनाए जिससे पर्यावरण एक तो बचे, और हमारे मिनिमम कितने परसेंट चाहिए, मिनिमम 33% हमारे फॉरेस्ट होना चाहिए किसी भी देश की लैंड, तो उस दिशा में भी काम करें, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला हमारा 44वां संविधान संशोधन था। इसमें क्या क्या ऐड किया, सबसे पहले इसमें ऐड किया अनुच्छेद 38 की भाषा में संशोधन करके सामाजिक न्याय का विस्तार यानी कि सोशल जस्टिस की बात करी थी, किसमें हमारा अनुच्छेद 38 में ये आपका ऐड किया था, ठीक है। इतना याद रखिएगा बस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा कम पूछा जाता है। अगले देख लेते हैं संशोधन, अगला है हमारा 86वां संविधान संशोधन। इसमें क्या बात करा था इन्होंने, आर्टिकल 45 को मैं कुछ चेंज करे थे, बदलाव करे थे, मॉडिफाई किया था। क्या, राज्य 6 वर्ष तक की आयु बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा प्रदान करेगा। इसको अब इन्होंने क्या करा, क्या मतलब जो 6 वर्ष तक आयु वाले बच्चे हैं उनकी क्या प्रारंभिक शिक्षा यानी कि जो आपकी एजुकेशन है उसकी व्यवस्था करेगा 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। अब आ जाता है हमारा 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब हुआ था, ठीक है। सॉरी मतलब कंप्लीट कर देती हूँ। 86वां जो है उसमें क्या है, इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो ये परिवर्तन हमको देखने को मिलता है 86वें में। 97वें में क्या करा था कि इन्होंने आपका इंसर्टेड आर्टिकल 33B 43B को ऐड किया था, जिसमें क्या है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अब इन्होंने बात करी, सहकारी समितियों को बढ़ावा देना होगा। कोऑपरेटिव समझ में आता है, अमूल क्या है, एक कोऑपरेटिव है, ठीक है, जहाँ लोग आपस में आते हैं, अपना इकट्ठा काम करते हैं एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, ठीक है।
सिंपल शब्दों में यही है, बाकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसे डेफिनेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये हमारा कब 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इस चीज़ को जोड़ा गया था। ठीक है, तो वही हमारा ट्रेडिशनल तरीका। देखो अब तक हमने देखे थे आपके सवाल, थ्योरी पार्ट। अब हम करेंगे क्या, आपका क्वेश्चंस करेंगे। सेम आपकी सिवास बुक में पहले आपकी थ्योरी दी गई है, जो जो मैंने अभी चीज़ें पढ़ाई थी, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, देन हमारे रिवीजन। तो अभी यहाँ पे क्या है कि जो मैंने इतनी देर से पढ़ाया है, अब आप सोच रहे हो मैम कहीं बकवास तो नहीं कर रही थी, क्या ही पढ़ाए जा रहे हो। तो मुझे भी चेक कर लो, खुद को भी चेक कर लो कि आपने क्या पढ़ा है, कितना याद रहा, या ध्यान कहीं और ही था, बस यहाँ पे नजरें थी आपकी। ठीक है, कानों में बस ऐसे लगाए हैं, पढ़े हैं, सुन रहे हैं, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप चेक करो, पहले पॉज करो, जैसे ही क्वेश्चन देखते हो खुद से करने की कोशिश करो, नहीं होता है तो एक्सप्लेनेशन देख लो और वैसे भी देख लो। ठीक है, मतलब एक बार नॉलेज चेक कर लो, क्योंकि जब आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे दिमाग एक्टिव होगा। ठीक है, और अगर सही कर पाए तो वो चीज़ें आपको रिकॉल रहती हैं, गलत भी कर पाए तब भी, यानी कि आपका जो फोकस कंसंट्रेशन है बढ़ जाता है जब खुद से सॉल्व करते हो। पहला सवाल देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम क्या कह रहा है हमारा, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 डिजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग, डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में किस चीज़ की बात करी गई है, किसका वर्णन किया गया है। बार बार पढ़ते हुए आ रहे थे, अभी तो हम डिस्कस किए हैं। डायरेक्ट प्रिंसिपल यानी कि राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व के बारे में बात करिए। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन भी देख सकते हो। आप अगला सवाल देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अंडर विच आर्टिकल डू दी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी कम, मतलब कि ये किन आर्टिकल्स के बीच आते हैं। तो देर न करते हुए आंसर पहला ही आपका सही है, 36 और से 51 तक आपका नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, सेम भाई हमारा 36 से लेके 51, लेकिन यहाँ देख लो, देखो 29 से 55, देखो 55 तक तो नहीं है, 51 पे ख़त्म है। 38 से 53 तो नहीं है, 51 पे ख़त्म है, लेकिन हमारा ये भी नहीं है। ठीक है, तो आगे वाले आर्टिकल्स इनमें कुछ कुछ आ रहे हैं, लेकिन वो आगे ज़्यादा बढ़ गए, तो हमारे 36 से 51 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में, अब ये पार्ट पूछ रहा है, पार्ट आपका कौन सा आ जाता है बताओ। पार्ट हमारा 4 में, भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात की हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चढ़ना है क्योंकि रिपीटेडली है वही। जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं वहाँ रुक के ज़रूर समझाऊंगी आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 36 से 51 क्या बात कर रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कर रहा है, बार बार वही पूछ रहा है वो। फिर आ रहा है, देखो ये हमने बात की थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख विशेषता है। क्या विशेषता थी, याद करो, BR अम्बेडकर ने क्या कहा था नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में, हमने बात करी थी ना, याद करो। बेसिक लॉ देते हैं, ठीक है, नोवल फीचर है, एसेंशियल फीचर है, एसेंशियल नहीं है, फंडामेंटल नहीं है, ठीक है, मूलभूत नहीं है, ये कैसे हैं हमारे नोवल फीचर, यानी कि नवीन विशेषता है। ठीक है, क्या है, नवीन विशेषता है, जैसा एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो। BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। ठीक है, DPSP सरकार द्वारा कानून बनाने के लिए दिशा निर्देश हैं। इन सिद्धांतों का उद्देश्य एक ऐसा सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां बनाना है जिनके तहत नागरिक और एक अच्छा जीवन यापन करे। ये वो सारी चेकलिस्ट है जो अपने पार्टनर में आप देखते हो, जैसे घर वाले आपके मम्मी पापा नहीं है, ठीक है, उनकी एक लिस्ट होती है प्रॉपर, हमको लड़की में ये चाहिए, ये चाहिए, सेम मतलब लड़की के माँ बाप को भी जाती है। ठीक है, फिर ये चीज़ें चाहिए, जितनी मिल जाए उतनी बढ़िया, नहीं तो फिर कोई नहीं। ठीक है, तो एक तरीके के ये हैं दिशा निर्देश कि इनको ध्यान में रख के ही काम किया जाएगा। अगला आ रहा है हमारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान के डैश के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बात की। सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल, नॉवल फीचर, या फिर आइडेंटिटी कार्ड, या फिर मोस्ट पाइस पार्ट। नहीं, सोल की बात नहीं। सोल किसको बोला था, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 कल बात बताया था, जो बाकी मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है और खुद भी एक मौलिक अधिकार है, खुद को भी करता है। नॉवल फीचर एग्जैक्टली अभी बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है। ठीक है,
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन देख लो, आपका सी था, नॉवल फीचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 12 से 32 तक नहीं भाई, ये 12 से 32 तक मौलिक अधिकार हैं। दे डिस्क्राइब एज अ नॉवल फीचर, नॉवल नॉवल बाद में बार बार नवीन 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 बार बार आ रही है यार, तो ये है हमारे क्या है, नवीन विशेषता के रूप में वर्णित है। मेंशनड इन पार्ट 2, नॉट एट ऑल। दे हैव बीन सोवियत यूनियन, नहीं, हमने बात की थी, ये कहाँ से, आयरलैंड से लिए गए, डीपीएसपी आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी, लोगों का कल्याण करना है, कौन कहाँ कर रहे हो कल्याण, तो हमारे किस में बात करिए, कल्याणकारी राज्य की, डीपीएसपी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कल्याणकारी राज्य की बात करता है। ये है आपका एक्सप्लेनेशन, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इतनी देर में जो चीज़ें हमने बताई हैं ये वही हैं, बाकी आप रुक के वीडियो पॉज करके देख लो। ठीक है, सेम इतना ही डिटेल अच्छे से एक्सप्लेनेशन किताब में भी आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भारत को डैश बनाने का प्रयास करते हैं, क्या बनाने का, पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट स्टेट, ना भाई बात ही नहीं करिए, सोशलिस्ट स्टेट बनाते हैं क्या, सोशलिस्ट की कहाँ बात करी थी, ये तो हम प्रियम्बल में बात करते हुए आए थे अपने। वेलफेयर स्टेट बिल्कुल, कल्याणकारी राज्य, कल्याण जहाँ दिख जाए, देश का कल्याण हो रहा है तो वो हमारे सिद्धांतों से ही हो रहा है। ठीक है, गलत सिद्धांत ले आओगे कल्याण नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हैं, किससे, फ्रांसीसी मानवाधिकार घोषणा, आपका गांधीवादी विचारधारा, इंग्लैंड की विधि संहिता, अमेरिका स्वतंत्रता घोषणा पत्र। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है गांधीयन फिलॉसफी, हमने देखे थे आपके। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत पे कितने हमारे नीति निर्देशक तत्व आपके बेस्ड थे। ठीक, मैं साइड हो जाती हूँ। गांधीयन, उदारवादी, समाजवादी, एक बार और पढ़ लीजिएगा खुद से। अगला देखते हैं हम। अगला कह रहा है कि हुज आइडियोलॉजी इज रिफ्लेक्टेड इन द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में श्रेणी में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया। अब नहीं पे आ गया, 3 शामिल है मतलब चौथा नहीं होगा। क्या हमने नेहरूवियन की बात करी है, नेहरूवियन या नेहरू की तो कहीं भी बात नहीं करी थी हमने। यूटिलिटेरियन, समाजवाद, बिल्कुल बात हुई है। गांधीयन, उदारवादी, बिल्कुल बात हुई है। ठीक है, एंड नन ऑफ द एबव, नहीं भाई ये तो गलत आ गया हमारा, तो इसमें क्या होगा आपका गांधीवादी, सॉरी ये जो एक बार आप हिंदी में ही देखिए इनको, इंग्लिश में ये शायद गलत लिखे हुए हैं। नेहरूवादी बिल्कुल भी नहीं, समाजवादी बिल्कुल, उदारवादी बिल्कुल, एंड गांधीवादी बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा क्या है, आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वही आपका राइट है, तो वो हमारा ए हो जाएगा। क्या एक बार देख लीजिए, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है। गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, गांधीवादी जहाँ रहते मैंने मोस्टली आपको बता देते। प्रोटेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, गांधी जी ने बात करी थी क्या, सोचने की कोशिश करो। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल भी नहीं करी थी। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, आर्टिकल 40 की बात करी थी, जो कि हमने संविधान संशोधन 73वां और 74वां के थ्रू अब क्या है, हमने संविधान में उनको इंक्लूड कर लिया कि अब आपकी ग्राम सभा होंगी, ग्राम पंचायत होंगी। ठीक है, तो ये आपका गांधीयन, गांधी जी की ऐसा विचार था, ऐसी सोच थी कि ये होना चाहिए हमारे देश में, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। एक बार देख लो गांधी जी के कौन कौन से हैं। ठीक है, समान नागरिक संहिता को संरक्षित करना, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से संगठित करना। वैसे तो गांधी जी की सोच थोड़ी सी आप बोल सकते हो कि मतलब वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह में जाना, ज़्यादा उसमें बिलीव नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे वो एग्रीकल्चर और उसमें बिलीव करते थे। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ग्राम पंचायत का गठन, हाँ ऊपर वाले हमारे गांधी जी हैं। ठीक है, क्या है हमारे
तो एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कह रहा है ये हमारा कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का संरक्षण यानी जो है ये हमारे गांधीवादी सिद्धांत हैं। उदारवादी में क्या आ जाते हैं, उदारवादी में समान नागरिक संहिता, ठीक है, लिबरल यानी कि उदारवादी, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया हमारा। साथ ही कृषि और पशुपालन को क्या है बेस्ट मतलब आधुनिक करना है, वैज्ञानिक रूप से संगठित करना है, ठीक, पर्यावरण को संरक्षण करना है, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना, ये सारे आपके उदारवादी हैं। 2-3 बार पढ़ो याद रह जाएंगे। समान काम करने के लिए समान वेतन, समान न्याय, निशुल्क विधि सहायता, काम करने का अधिकार को संरक्षित करना, ये सारे आपके समाजवादी सिद्धांत हैं, यानी कि ये हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में एक उदारवादी सिद्धांत है। बेटा अब उदारवादी पे आ जाओ, अभी अभी बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारा उदारवादी सिद्धांत है, ठीक है। अब हम लिबरल तरीके से सोचना शुरू करेंगे, लिबरल उठ के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो अब हम क्या लेकर आएंगे, प्रोटेक्टिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमको लाना है। ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग दी सॉरी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये रॉन्ग पूछ रहा है, याद रखिएगा, आंख वाँख सब खोल लो यहाँ पे, आंख नाक कान, ये नहीं पूछ रहा है, पहला ही दिख गया यार सही है, ये तो बिल्कुल सही है, इसी को मारते हैं लोग, गलत, खत्म, बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा। पहला क्या कह रहा है, दे प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, बिल्कुल सही है, उन्होंने पहले भी सही दे दिया भाई, सही है। दे इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हैं, चलो छोड़ते हैं। दे आर जुडिशियल इन नेचर, नहीं भाई न्यायोचित नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं है ये वाला, ठीक है। एंड दे आर मोरली बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, यानी कि हाँ भाई मोरली बाइंडिंग है, लीगली बाइंडिंग नहीं है भाई, ठीक है। दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमारे ऊपर थोपी नहीं जाते, लेकिन हमारे अंदर मोरली रहता है ना यार, ये तो करेंगे, ऐसा सही है ऐसा गलत है, वो वाली चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो हमारे ऊपर मोरली बाइंडिंग है। हमारा क्या आ गया इसमें, आपका करेक्ट ऑप्शन जो रॉन्ग है वही करेक्ट है, यानी कि हमारा सी हो गया, मोरली बाइंडिंग है ये, बिल्कुल है। सवाल को अपना देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, दे आर पॉजिटिव इन नेचर, मतलब कि वो आपसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि नेगेटिव की बात कर रहा है, मतलब कौन सा सही नहीं है, नहीं पे ध्यान रखिएगा, 3 सही है, 1 गलत होगा। पहला है, ये प्रकृति में सकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्यों के कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, बिल्कुल सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। साथ ही दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, बिल्कुल ठीक है, वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करते हैं, लोगों के कल्याण को करना। एंड साथ ही इसलिए ये निजी और व्यक्ति परक हैं, देखो निजी तो नहीं है यार, फिर भी अगला देख लेते हैं। दे रिफ्लेक्ट मोरल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, यानी कि ये नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं, बिल्कुल सही बात है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी में काफ़ी पढ़ चुके हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संबंध में सही है। अब ये पूछ रहा है सही है, यानी कि करेक्ट बताओ। दे आर नेगेटिव इन नेचर, नेगेटिव है, नहीं भाई, हमारे जो वो हैं क्या है, पॉजिटिव हैं। हमारे जो आपके डीपीएसपी हैं वो पॉजिटिव हैं, कैसे हैं, आपके जो डीपीएसपी होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं। ये पॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि जब आपका राज्य कोई भी नीति बना रहा है, कोई भी सिद्धांत कोई भी नीतियां बना रहा है, कोई भी कानून बना रहा है, तो क्या है, इनको ध्यान में रखेगा और इनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ से कुछ लेने की। वहीं अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करूँ तो ये हमारा नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक, क्योंकि जब राज्य कोई कानून या नीति बना रहा है तो उसको वो रोकते हैं, उसके दायरों को निश्चित करते हैं कि यहाँ से बाहर नहीं जाना, एक मौलिक अधिकार इधर टस से मस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वो नेगेटिव है, नकारात्मक है, और डीपीएसपी सकारात्मक है हमारे कैसे नेचर में, ठीक है। आगे समझ,
जैसे कि हमारे घर वालों को के पास एक एक लिस्ट होती है भाई प्रॉपर, हमारा जीवन साथी कैसा होगा, हमारा पार्टनर कैसा होगा ना, कि उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव नेचर की। ये तो होना ही नहीं चाहिए लड़के के अंदर या लड़की के अंदर, और ये तो ये तो बिल्कुल ही होनी चाहिए, संस्कारी ऐसे होने चाहिए, लड़का के पास गवर्नमेंट जॉब होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप मतलब एक रिलेट करने को जस्ट बताया है, तो हमारा ये तो भाई गलत हो जाता है। और वो क्या पूछ रहा है, संबंध में सही है, तो जिसमें ये ऑप्शन आ रहा है उसको तो काट दो। ए आ रहा है, ए आ रहा है। अब बाकी देख लेते हैं अगला। दे रिफ्लेक्ट मोरल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, यानी कि नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध हैं, छोड़ते हैं चलो और देखते हैं। दे प्रोहिबिट प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल हैंस दे आर इंडिविजुअलिस्टिक, अभी बात करके आए थे, वेलफेयर ऑफ पीपल की, लोगों के कल्याण की बात बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है ये, तो हमारा ये आपका गलत हो जाएगा, सी भी काटो, सी आपका बनता है ये। अगला है आपका दे आर पॉजिटिव, बिल्कुल सकारात्मक है, ये कैसे हैं हमारे सकारात्मक, तो ये भी ऑप्शन ठीक है हमारा। और ये आपकी मोरल और पॉलिटिकल यानी कि नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि बी और डी स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, ठीक है। देख लेते हैं क्या है आपका, बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। काफ़ी डिस्कस कर लिया, वीडियो पॉज करो, रोको, खुद से पढ़ो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है और इसे मौलिक अधिकारों से भी अलग करती है, यानी कि मौलिक अधिकार और इसके बीच में एक अंतर ढूंढने की कोशिश करिए। दे प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, ये लोगों के हितों की रक्षा करते हैं, नीति निर्देशक तत्व। अगले देख लेते हैं हम, बिल्कुल भाई करते तो होंगे, ठीक है। दे आर जस्टिसिएबल, क्या ये बात योग है, इतनी देर से बात कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट अगर आपका वॉयलेट हो गया, नहीं दिया सरकार ने, कोर्ट में जाओगे, लेकिन डीपीएसपी को नहीं जा सकते हो तुम कि दो भाई हमको, ठीक है। तो ये वाला आपका गलत हो जाता है, और इसे ही चीज़ इसको मौलिक अधिकारों से अलग करती है। बाकी ये निषेधात्मक है, यानी कि दे आर प्रोहिबिटेड इन नेचर, दे आर नॉन जस्टिसिएबल। सॉरी बिल्कुल गलत हो गया हमारा, ये वाला भी आपका स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दे आर नॉन जस्टिसिएबल जो है हमारा क्या है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये बाद योग नहीं है, उसने उल्टा है, तो मैं भी उल्टा ही समझ गई उसको, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये बाद योग्य नहीं है, ठीक है। ये पूरी आपकी वेलफेयर की बात करते हैं मोस्टली, इंडिविजुअल से ज़्यादा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है रॉन्ग हो जाएगा। वैसे ये भी आपको सही लग रहा था, एक दफ़ा को मैं भी उसको सही समझ गई, लेकिन जब तक लास्ट वाला नहीं देखा था। वीडियो को पॉज करो, खुद से आप अब सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करो, पढ़ो अच्छे से, ठीक। अगला कह रहा है हमारा, आमतौर पर निदेशक सिद्धांत डैश होते हैं, प्रोहिबिटेड इन नेचर, आर्बिटरी एक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। बार बार बात कर रहे हैं, पॉजिटिव है, सकारात्मक निर्देशन है वो एक प्रकार के। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सही नहीं है। अब ये गलत पूछ रहा है, 3 सही है और गलत बताओ। दिस प्रिंसिपल आर जस्टिसिएबल, क्या ये सिद्धांत न्याय संगत है, नहीं है, भाई कितनी बार बात कर लिया, न्याय संगत नहीं है, नहीं है, वादयोग नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल यानी कि देश के शासन में मूलभूत हैं, बिल्कुल सही बात है। दे इंक्लूड आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड, बिल्कुल आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए हमारे संविधान में इनको शामिल किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरिश गणराज्य से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन ए जो है वो गलत है, गलत स्टेटमेंट है, इसीलिए वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। पहला कथन क्या है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका राज्य को देश के लिए नीतियां बनाते और कानून बनाते समय अनुसरण करना चाहिए और भाई ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल पहले पॉइंट से हम बात करते हुए आ रहे हैं, यही डीपीएसपी की मूल डेफिनेशन है, बेसिक परिभाषा है। अगला है, इसे न्यायपालिका द्वारा लागू किया जा सकता है, किया जा सकता है, बताओ अब तक नहीं समझ पाए क्या। दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, नहीं, जब वो लागू ही नहीं है उनको कैसे सस्पेंड कर सकते हो, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है। वो दिए गए सही विकल्पों को, पहला वाला बिल्कुल सही है, पहले तो ये देखो, पहला जिसमें नहीं है उसको काटो, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता।
ठीक है, ये भी हमारा कट गया। अब ए और सी वाला ऑप्शन जो है हमारा, ये भी आपका क्या है, दे कैन, ये भी आपका गलत है। ठीक है, हमारा बी भी गलत है। एंड आपका जो ऑप्शन ए है, केवल ए जो है हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हमने सही देखा है ना, हाँ बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है पूछ रहा है। 3 गलत है। दे आर अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध है, नहीं तो लागू नहीं किए जा सकते, बिल्कुल सही बात है, लागू नहीं किए जा सकते। कैन नॉट बी एनफोर्स, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। सस्पेंड नहीं किए जा सकते, क्योंकि जब लागू ही नहीं होते तो क्या है, सस्पेंड नहीं किए जा सकते, तो क्या है हमारा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीति निर्माण के लिए राज्य द्वारा पालन किए जाने वाला निदेशक सिद्धांत कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला है हमारा, बच्चों की किशोर अवस्था का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। इसकी हमने बात की है कहीं, चलो इसको छोड़ते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव पूछ रहे हैं, यानी कि 3 ऑप्शन आपके सही होंगे। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बिल्कुल पढ़ क्या है, समान काम के लिए आपको समान वेतन क्या है दोगे आप। एज अ रिजल्ट ऑफ, मतलब कि आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप धन का संवेदन करना है, सॉरी मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की वो बात कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द इकोसिस्टम देयर इज अ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, मतलब कि धन का एक जगह पे एक ही व्यक्ति के पास जैसे धन का होना, इस चीज को वो प्रमोट कर रहा है कि बढ़ावा दे रहा नहीं। ठीक है, तो ये तो गलत लग रहा है भाई, चलो फिर भी और देख लेते हैं। समुदाय के भौतिकी संसाधनों का स्वामित्व सामान्य भलाई के लिए, बिल्कुल ठीक है, ये भी आपका कौन सा हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहला वाला भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंड हमारा बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है, वो उसने स्टेटमेंट को घुमाया है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, जैसे आप ये शब्द संवेदन देखोगे आपको लगेगा नहीं नहीं ये तो ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ को नेगेटिव में बोल रहा है, पॉजिटिव में नहीं। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो गलत है, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, मतलब करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 39 बी में वर्णित है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और निरंतर इस प्रकार बटा हो जिसमें सबकी भलाई हो सके, ना कि एक व्यक्ति पे संग्रहित रह के रह जाए वो। ठीक है, अनुच्छेद 39 के अनुसार आर्थिक प्रणाली के संचालन के परिणाम स्वरूप धन का अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 39 में बोलता है वो कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य करने को समान वेतन देना है। अनुच्छेद 39 में बोलता है बच्चों की किशोर अवस्था के दुरुपयोग होने से बचाने का प्रावधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह लागू करता है कि कानून बनाने में निदेशक सिद्धांतों का कानून को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि कानून, कौन सा अनुच्छेद, अब ये आर्टिकल्स पे पहुंच गया कि कानून का कर्तव्य है कि वो जो है क्या करे, इन सिद्धांतों को लागू करे। याद करो कहाँ हमने बात की, देखो 36 में तो वो राज्य को परिभाषित कर रहा था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन होगा हमारा अगला ही, उसने बोला है कि अब इनको लागू करना है। तो आर्टिकल 37 अनुच्छेद 37 में वो ये बात कर रहा है। ठीक है, कि ये मूलभूत है, इनको अपनाना पड़ेगा। ये वो हमारी चेकलिस्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य। फिर से वही चीज़ है, आर्टिकल 37 ये हमारा बोलता है, आर्टिकल 37। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। सोचो सोचो, सामाजिक व्यवस्था को हम कहाँ सुनिश्चित कर रहे हैं, किस आर्टिकल के अंदर, तो वो आपका आ जाता है हमारा आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 बता रहा था, देखो ऐसे याद रखो, हमारा आर्टिकल 36 तो ये बता रहा है कि कानून कौन बनाएगा, राज्य को परिभाषित कर रहा है, नीतियां कौन बनाएगा। आर्टिकल 37 बना रहा है कि जब नीतियां बना रहे हो तो डीपीएसपी का भी भाई ध्यान रख लो थोड़ा सा। ठीक है, अब आर्टिकल 38 आ गया। आर्टिकल 38 ये बता रहा है कि डीपीएसपी का ध्यान क्यों रखना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्यों चाहते हैं कि तुम इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखो। तो वो आपका 38 हो जाएगा, जो उसका उद्देश्य बता रहा है, एम बता रहा है कि इससे हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा इसमें।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई दो लोग रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है, प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिलता है। बेचारे दो लड़का है, एक लड़का है एक लड़की है, दो दोस्त हैं, जिसमें क्या है बेचारी लड़की को सेम काम के लिए कम मिलता है वेतन, ठीक है, लड़के को ज़्यादा मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? अभी हम देख के आए हैं आर्टिकल 39 बच्चों, ये बोलता है कि आपका समान काम को समान वेतन हो, ऐसे नहीं तुम उसको 2 रुपए दे रहे हो उसको 4 रुपए दे रहे हो, ठीक है। तो हमारा आर्टिकल 39 ये आपका बात करता है, साथ ही बच्चों की सुरक्षा से भी रिलेटेड है। अगला है हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में किसका उल्लेख किया गया है? प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। अगला है हमारा सिक्योर एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अभी देख कर आ रहे हैं, बिल्कुल समान काम का समान वेतन। देखो डीपीएसपी को याद करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि बहुत सारे डीपीएसपी है, तो उसको एक ही तरीका याद करने का। अभी क्वेश्चन देख लो और क्वेश्चन देख लो, मतलब ताकि क्वेश्चन जितना हो सके, थ्योरी तो पढ़ लोगे एक बार, क्वेश्चन को सॉल्व करो, लगाने की कोशिश करो, तभी याद होंगे यार, ठीक है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A में समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का उल्लेख है, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, हमने ए नहीं देखा, गलती हो गई, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन 39A पूछा है, अभी देख कर आए थे। ए में जो बात कर रहा है सबसे पहले, सॉरी फॉर मैंने गलत टिक कर दिया। ए में जो है हमारा समान न्याय को बढ़ावा देना और मुफ्ती कानून सहायता प्रदान करने का उल्लेख है। इसे आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया था। वहीं 39A में आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करने की बात है। 39C में संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। 39D में जो हमारा हो गया वो आपका समान काम का समान वेतन है, यहाँ पे बी कर लीजिएगा, ये गलती हो गई है शायद टाइपिंग में। अनुच्छेद 39B में आपका आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब एक से इसने कथन दे रखे हैं, एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है। पहला कह रहा है आर्टिकल 37 में क्या बात की गई है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व केवल उच्च न्यायालयों में लागू करने योग्य हैं। नहीं भाई, लागू तो होंगे ही नहीं, पहला वाला गलत हो जाता है, तो पहला वाला हम कट करेंगे, ये कट कर देंगे, ठीक है, हम ये कट कर देंगे एंड हमारे अब बनता है, तो कुछ पे मत ध्यान दीजिएगा, ये आपका गलत हो गया, हमारा एक्चुअल में ऑप्शन ये है, केवल 2 और 3, ठीक। आप ना इंग्लिश वालों को मत देखिए, हिंदी वालों को देखिए, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं हम 38 क्या कह रहा है। 38 बोलता है कि अनुच्छेद 38 में ये प्रावधान है कि राज्य व्यक्तियों समूहों के बीच आय में समानता को कम करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा कि असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। बताओ ऐसा था? बिल्कुल भाई, कम करेगा, ठीक है। एंड हमारा 39 बोल रहा है कि यह प्रावधान है कि अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देश करेगा कि पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य का समान वेतन होगा। ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, तो 2 और 3 हमारे करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। असमानताओं को कम करेगा 38 बोल रहा है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क 39 बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? बार बार बता दिया था, अनुच्छेद 40 ये बात करता है क्या? ग्राम पंचायतों के बारे में, और ये हमारा बार बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए? मैटरनिटी बेनिफिट की बात कर रहा है, मैटरनिटी लीव की बात कर रहा है, किस में बात की है? ये हमारा हो जाएगा इसमें आर्टिकल आपका 42 हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल हमारा 42 हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 42 बात करता है के तहत राज्य कार्यों में न्याय संगत और मानवेचित स्थिति सुनिश्चित करने तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 43 में क्या बात कर रहा है? कामकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी से संबंधित है 43। 44 में किसकी बात कर रहा है? समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष की आयु पूरे करने तक क्या है? बाल अवस्था देखरेख शिक्षा देने का उपबंध करने का प्रयास करेगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कामकाजी महिलाओं को काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम और इसके संगठित व्यवस्था करना अंतर्गत आता है 42 में ही मैटरनिटी की बात, बेनिफिट की बात है, 42 में ही महिलाओं से संबंधित और भी क्या है चीज़ों को उपलब्ध कराने की बात है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। कोऑपरेटिव की बात कर रहा है, ये किसकी, कोऑपरेटिव्स की बात कर रहा है। और हमने ये किस में बात करा था, कोऑपरेटिव्स, याद करो। देखो 42 भी नहीं होगा, ठीक है, आपका 44 भी नहीं होगा, आपका आर्टिकल 43 इसमें करेक्ट हो जाता है। आर्टिकल हमारा 43 किसकी, कोऑपरेटिव्स की बात करेगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का के बारे में बात करता है। तो वो आपका 44 है, जो समान सिविल संहिता के बारे में बात करता है। 4 साल से मैंने बोला था, हिंदू चाहिए, मुसलमान चाहिए, कोई और से, सब एक बराबर है, किसी का अलग लॉ नहीं होंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता, फिर से वही आ गया ऑप्शन बी, आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 इसके बारे में बात करता है। अगला है, हथकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्डों की स्थापना कौन सा निदेशक सिद्धांत लागू किया गया है, कौन सा, ठीक है, ये हथकरघा यानी कि हैंडलूम्स की बात कर रहा है और हैंडीक्राफ्ट की बात कर रहा है। तो प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन नहीं, इसका क्या मतलब है भाई, मानवीय और न्याय संगत स्थिति का प्रावधान, इसका मतलब नहीं है कोई हैंडलूम से। तो ठीक, सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ये मे भी हो सकता है। अगला देख लेते हैं, उद्योगों के प्रबंधों में श्रमिकों की भागीदारी। अगला है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, तो हमारा ये भी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हमारा इसमें कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर गया। ठीक है, ठीक है, सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है। मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है। तो 66 तो कहाँ पहुँच गए यार, 56 कहाँ पहुँच गया, 36 हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या है। तो आपका आर्टिकल 46 बचता है। ऐसे भी तो एलिमिनेट कर दो, दो तो है ही नहीं। अगर तुमको पता है कि डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है तो दो तो ऐसे ही काट दोगे। आर्टिकल 46 हमारा बात कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन खुद से पढ़ लो, थोड़ा हम जल्दी चल रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे आपके सवाल हैं। भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया कराती है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, मैंने बताया था ना कि राज्य क्या है, जैसे जैसे उसके पास रिसोर्सेज होंगे वैसे वैसे वो चीज़ों को देगा आपको। ठीक है, जैसे रिसोर्स आएंगे वैसे उनको क्या कर देगा, वो आपको लागू कर देगा। ये चीज़ हमने देखी थी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी था करेक्ट। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 47 इसमें करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार अपने लोगों को पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य सुधार को प्राथमिक कर्तव्यों को में मानेगा तथा राज्य विशेष रूप से मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग को प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा पोषण अभियान 0 से 6 वर्षों तक। ठीक, सेम सवाल है हमारा, आर्टिकल 47 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया था। यह भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के आदर्शों के अनुरूप है, कौन सा। इतना ही सोच लो कि ये हमारे मूल संविधान में नहीं था। मूल में नहीं था तो एक ही ऐसा दिख रहा है जो अमेंडमेंट दिखा रहा है आपको, जिसमें भी पीछे कैपिटल लेटर इंग्लिश का दिख जाए, समझो वो क्या है, हमारा संविधान संशोधन है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 48A। ठीक है, तो आपका बी एक बार देख लो, अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण और सर्वधन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। इसे 42 में संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों पर संगठित करने का प्रयास करेगा। साथ ही क्या करेगा, गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए
काम करेगा, साथ ही उनके बद को रोकेगा, साथ ही अनुच्छेद 48 और क्या करेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा सेवा उपलब्ध किया जाता है। ये हमारे 48 DPSP को ही क्या है, उसी के बेसिस पे हमने ये काम किया है। अनुच्छेद 49 क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी योजना प्रधानमंत्री बीमा सफल योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संगठन के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं ये वो पूछ रहा है, तो आपका 48 इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाज इंक्लूडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल किया गया था। पहला है राज्य को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, क्या ये है 42 में द्वारा, बताओ। नहीं। पर्यावरण की रक्षा और सुधार, हो सकता है। अगले देख लेते हैं। सर्विसेज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, आरक्षण मौलिक अधिकार में था, यहाँ नहीं था। ठीक है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर, ये हमारे संविधान में पहले से ही नीति निर्देशक तत्व में था। अभी हमने देख लिया था पर्यावरण की रक्षा और वनों में सुधार जो था, वन्य जीव की रक्षा करना, ये हमने देखा था किसमें, ये आपका अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाता है। अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा। तो बेटा आर्टिकल 48 हो जाता है। बार बार वही सवाल है। अब देख रहे हो, दिख रहा होगा यहाँ से कि कौन से आपके कितने इंपॉर्टेंट है, जो मैं वहाँ बोल रही थी, फोकस कर रहे थे कि ये आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद स्मारकों तथा कलात्मक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है। कौन सा करता है, तो वो आपका हो जाएगा हमारा आर्टिकल 49 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, जो हमारा स्मारकों की रक्षा करता है। अगला देख लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 50 डैश को संदर्भित करता है। 50 में मैंने बोला था 50-50, आधा काम तुम्हारा आधा काम हमारा, तुम हम में नहीं हस्तापेक्ष करोगे, हम तुम में नहीं करेंगे। तो ये हमने कौन सा देखा था, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, यानी कि अलग कर दिया जाना, सेपरेशन। करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें बी ही हो जाएगा, ए हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का निदेशक सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है, पहले विदेशियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, कहाँ से विदेशी इसमें आ गए भाई। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संदिग्ध दायित्वों का सम्मान, बिल्कुल हमने बोला था टॉप 51 वाला जो था, अब हम देश से निकल के विदेशों में पहुंच चुके हैं। ठीक है, ऐसे याद रखने को मैंने बोला था। एनकरेजिंग सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, बिल्कुल ये भी आपका 51 में। प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, ये भी आपका 51 में है। ये नहीं है भाई, क्यों, काहे को रोजगार देंगे हम तुमको। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाता है। एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, किस वर्ष मूल सूची में 4 नए सिद्धांत जोड़े गए। तो सबसे ज़्यादा हमारे किस वर्ष जोड़े गए, 1976 का 42वां संविधान संशोधन, जो जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भर भर के संविधान में संशोधन किए गए थे इस दफ़ा। ठीक है, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की, भाई इतने संशोधन कर लिए से तो हम छुटकू पुटकू सा एक संविधान ही बना लेते अपना। ठीक, तो 1976 में ये हमारा हुआ था। भाई एक बार खुद से पढ़ लो क्या क्या चीज़ें हमारी जोड़ी थी, हम बता के आए थे अच्छे से। संशोधन पॉज करो, खुद से पढ़ो, और बाकी किताब तो ले ही लो, किताब तो होगी तुम सबके पास। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए, फिर वही बात कर रहा है, याद कर लो, 39, 43, 48 ये हमारे जोड़े हैं। किस में जोड़े हैं, आपका 42वां। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सम्मिलित है। ठीक है, अब ये गलत पेयर पूछ रहा है, यानी कि पहले क्या एक आर्टिकल दे रखा है, उसके सामने उसकी चीज़ किसके अंदर ये मौजूद है। देखो, पहला है 50-50, 50-50 आ गया हमारा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्याय कार्यपालिका अलग और हमारी न्यायपालिका अलग। ये तो देखो ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है वो। अगला है ग्राम पंचायत और संगठन और उनके शक्तियाँ प्रदान करना, अनुच्छेद 40, बहुत बात कर ली थी हमने। 40 रट लो, ग्राम पंचायत 40
करेक्ट है। प्रमोटिंग जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइडिंग एड टू द पेपर। 39A बात कर रहा है समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना। क्या ये 39A के अंदर आता है? ये ए है, एक लिख दिया। बताओ अगला और देख लेते हैं। चलो, एफर्ट्स बाय द स्टेट, यानी कि ये बोल रहा है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थापित करना। अच्छा, पेयर पूछा है उसने, ठीक है। तो हमारा पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है। पहले तो इसको मिला के देखते हैं। ए हमारा इसमें आ रहा है, बी इसमें आ रहा है, एंड गलत पूछ रहा है ये। तो ए और बी तो देखो होंगे नहीं। ए आ गया इसमें, इसको कट करो। बी इसमें भी ए आ गया, इसको कट करो। ये आ गया, इसको भी कट करो। तो आपका जो हमारा सी है वो भी आपका 39A के अंदर ही आ जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड आपका डी जो ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ओनली डी। ठीक है, तो ये हमारा क्यों गलत है? आर्टिकल 48 में ये उल्लेख है ना कि 45 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता है? क्या नहीं आता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता बात करी है। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना बिल्कुल आता है। लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना बिल्कुल आता है। भारतीय स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना ये मौलिक अधिकार में आता है, नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। राज्य को सभी श्रमिकों को आजीविका और एक सम्मानजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए और भारत की परिप्रेक्ष्य में दिए कथन में संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? वही डीपीएसपी के बारे में पूछ रहे हैं, कौन कौन से विकल्प इसमें सही है। आर्टिकल 43 में ये मेंशन्ड है, दिस इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 43। हाँ भाई है। ये क्या है हमारा? दिस एन एग्जाम्पल ऑफ डीपीएसपी। एक सेकेंड, राज्य के सभी श्रमिक, ओके, इसने श्रमिकों की आजीविका के बारे में बात कर लिया है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 44 में तो मैंने कुछ और बात करी थी, सब बराबर याद करो। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी थी, ठीक है, नहीं ये तो नहीं। दिस इज नॉट रिलेटेड टू डीपीएसपी। क्या ये कौन सी बात हुई? ये तो बिल्कुल गलत। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीपीएसपी, एग्जाम्पल तो नहीं है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हमारे आर्टिकल 43 में हमारा मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो फाइनली हमने सारे सवाल कर लिए हैं। अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं वीडियो में तो डेफिनेटली आप काफ़ी लेबोरियस, काफ़ी मेहनती बच्चे हो भाई। ठीक है, कि सारे सवाल करे, थ्योरी भी देखी। बाकी मैं एक बार बताना चाह रही हूँ कि जो मैं चीज़ों को पढ़ा रही थी उसका रेफरेंस क्या था? उसका रेफरेंस था हमारा ये किताब शिव का एक अस। तो डेफिनेटली आपका जो एम है, जो गोल है, वहाँ तक आपको पहुँचाएगी। जीएस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक मतलब जिसको नहीं पढ़ना चाहता है एसएससी और वनडे वाला एग्जाम बच्चा, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो उसी चीज़ों को सिंपल करने की कोशिश करिए। उसी प्रयास में हमने आपको बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया। कंटेंट के साथ साथ फिर हमने सोचा क्यों ना इस सोच को, इस प्रयास को आगे बढ़ाया जाए। एंड उसके बाद हमने आपको जो है वीडियो लेक्चर्स भी देने स्टार्ट किए हैं। और उसमें हम ये किताब, जिसके बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है 329 में, ये आपको किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी। थ्योरी एंड क्वेश्चंस एंड आपके वन लाइनर्स, एवरीथिंग बहुत ही प्यारे तरीके से इसमें गिवन है। डेफिनेटली इस किताब को खरीदे, काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद होने वाली है। ओके, नेक्स्ट ये टेलीग्राम चैनल। देखो लोग पीडीएफ की डिमांड करते हो आप, या तो लास्ट तक देखते नहीं हो, मेरा ऐसा मानना है। तो शायद कल को आपको एक बारी मैं स्टार्टिंग में ही बता दूंगी, जो लोग नहीं देख पाते हैं लास्ट तक शायद। ठीक है, तो क्या है हमारा एआर पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे वीडियो के, सारा आपको पीडीएफ यहाँ पे मिलेगा, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मुझे उम्मीद है अगर आप यहाँ तक बने तो डेफिनेटली लेक्चर तो देखो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके विचार हैं, जो भी आदान प्रदान आप करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है, अपने विचारों को लिखिए। अच्छा लगा लेक्चर तो अच्छा लिखिए, क्या इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, कौन सा नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखिए। वही मैंने बोला भी कि अगर आपको और सब्जेक्ट चाहिए तो देखो कहीं ना कहीं इसमें आपका भी योगदान होना बहुत ज़रूरी है। लेक्चर्स को शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया हो तो, क्योंकि नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा आपके पास अगले वीडियो का। ठीक है, बाकी भाई मित्र, बंधु, सखा जो भी हैं सबको बताओ कि भाई
चीज़ें जैसी भी पढ़ाई जा रही हैं आप ये अच्छे तरीके से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो हमारा प्रयास है इसको आप ही आगे ले जा सकते हो, सारी चीज़ें आपके हाथ में। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। बाकी आने वाले दिनों में और भी अच्छे से और भी चीज़ें आपके लिए की जाएंगी, तो बने रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।